जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि कौन कौन से लोड्स गैंट्री ग्रिडर के ऊपर एक्ट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दी गई है। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, जो इम्पैक्ट लोड होता है उसको कैसे कंसिडर करेंगे। डेट इज, यहाँ पर मैंने आपके लिए लास्ट में छोड़ के गया था कि इट्स इफेक्ट, डेट इज इम्पैक्ट लोड का इफेक्ट कैसे अकाउंट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग स्टैटिक व्हील लोड बाय इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये स्टैटिक व्हील लोड रहेगा वो हमको पता चल जाएगा, उसको हम इम्पैक्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये जो इम्पैक्ट लोड का कंसिडर हो जाएगा डिजाइन के अंदर। कैसे होगा वो मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको स्पैन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था कि स्पैन ऑफ गैंट्री ग्रिडर क्या है। मतलब कि आपके गैंट्री दैट इज ग्रिडर जो है उसकी लेंथ क्या है, उसी को स्पैन कह दिया था, ठीक है। जस्ट सिंपल समझने के हिसाब से, ठीक है। तो स्पैन समझ में आया। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा स्पैन कितना होगा। मानो किसी ने बोला स्पैन आपका है 6 मीटर, कोई बोल देगा 8 मीटर, कोई बोल देगा 10 मीटर, तो आप समझ जाइएगा ये ज्यादा भी हो सकता है। जस्ट आपको यहाँ पर समझना है कि स्पैन आपका गैंट्री ग्रिडर का कितना है, ठीक है। ओके, तो यहां पर सबसे पहली बात करेंगे कि एडिशनल लोड ऑन द स्ट्रक्चर ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड की वजह से कितना एडिशनल लोड आने वाला है वो हमको IS 875 पार्ट 2 से मिलता है, जो कि मैं आपके लिए यहां पर दिखाने वाला। तो सबसे पहला केस अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आपके सामने, तो वो क्या है मेरा कि वर्टिकल फोर्स ट्रांसफर टू द रेल। मतलब कि इंपैक्ट लोड की वजह से वर्टिकल फोर्स रेल को कितना ट्रांसफर हुआ है, तो वो यहां पर मेंशन किया है कि अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन्स है, जिसको मैं अगर यहां पर बोल देता हूं EOT, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन्स है, तो वहां पर आपको 25% मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड लेना है। फ्रेंड्स काफी क्वेश्चंस इस चीजों पे आता है। इन टेबल्स को अगर आपने रट लिया तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ पूरा, ठीक है। क्या बोला, पहला कि अगर आपका जो क्रेन है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो उस केस में आपको 25% मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड लेना है। देखो मैं समझाता हूं। आप, ये आप है ना, ये आप बाइसिकल पे जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल पे मान लो, है ना। ये आपका दोस्त है, ये जा रहा है बाइक पे, इसके पास बाइक है, मान लो जस्ट समझने की। आपकी स्पीड है मानो फिलहाल के लिए 10 किलोमीटर पर आवर। ये भाई साहब की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ब्रेकर आया, ये ब्रेकर मान लो, दोनों के लिए सेम ब्रेकर था। आप जैसे ही जाएंगे तो यहां पर हो सकता है आपकी स्पीड कम है तो आपको आराम से आप निकल जाए, लेकिन ये जैसे स्पीड ज्यादा थी तो ये ज्यादा यहां पर क्या लेगा, जंप लेगा, ठीक है। तो सिमिलर केस में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन्स रहेगी, तो उस केस में ज्यादा चांसेस है कि वहां पर ज्यादा इंपैक्ट लगने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कम इंपैक्ट देखने को मिल रहा था क्योंकि आपकी स्पीड कम थी, इसको ज्यादा देखने को मिला है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी। सिमिलर केस में अगर हम बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो सकती है, उस वजह से यहाँ पर ज्यादा क्या होगा, हमारा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और उस इंपैक्ट की वजह से ज्यादा एडिशनल लोड हमको देखने को मिलेगा। समझ पाए? तो जहां पर भी हम बोल सकते हैं कि मैनुअली ऑपरेटेड या फिर हैंड ऑपरेटेड आएगा, वहां पर हमारा लोड जो रहेगा, एडिशनल लोड, वो कम रहेगा एज कंपेयर टू जहां पर इलेक्ट्रिकली या फिर मैकेनिकली ऑपरेटेड चीजें रहेगी, तो उससे, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखिएगा क्या बोला, अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड चीज की अगर बात करेंगे तो वहां पर फैक्टर जो है ज्यादा निकल कर आएगा, और अगर हैंड ऑपरेटेड की बात करेंगे तो वहां पर फैक्टर हमारा कम रहने वाला है, ठीक है। ये बेसिक बात थी जो मैंने बताई आपको। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका लोड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन्स की वजह से है, तो वहां पर आपको 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड लेना है। अब स्टैटिक व्हील लोड किस किस की वजह से होता है, एक तो नॉर्मल की वजह से हो जाएगा हमारा, किसका, व्हील का, प्लस सेल्फ वेट जो रहेगा हमारा किसका, ट्रश का हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, क्रेब हो जाएगा और क्रेन ग्रिडर हो जाएगा और हुक हो जाएगा उसके वजह से। तो उसका 25% हमको एडिशनली कंसिडर करना है, ठीक है। कब करना है, डिजाइन के वक्त, ठीक है। ओके, आगे बात करें तो यहां पर इसी के अंदर अगर हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स है तो उस केस में केवल 10% लेना है। समझ आया?
इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है 25% ले लेना, हैंड ऑपरेटेड है 10% ले लेना, किसका? स्टैटिक व्हील लोड का, डेट इज ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। क्लियर है? ये किसके लिए बात करी थी? वर्टिकल के लिए। फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इधर उधर पढ़ने में गलती करी, पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर वर्टिकल के लिए हमने ये वैल्यूज की बात करी है। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होने वाला है? अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन्स है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए यहाँ पर 10% लेना है आपको, किसका? वेट ऑफ क्रेब प्लस वेट लिफ्टेड ऑन द क्रेन। ठीक है, तो मतलब क्रेब क्या हो गया? ये हमारा जो क्रेब था, ठीक है, ये क्रेब था और ये इसके नीचे एक हुक लटका था। इस हुक पे कितना मटेरियल इसने उठा रखा, इन सबका वेट, डेट इज ये W2 मान लो, ये W1 मान लो, तो क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 का हमको क्या लेना है? 10% लेके चलना है। किसके केस में? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ओवरहेड क्रेन्स के केस में। कब? जब हॉरिजॉन्टल लोड या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसफर्स टू द रेल बोला है तो। ठीक है, अगर बात करें हैंड ऑपरेटेड के लिए, तो हैंड ऑपरेटेड के लिए हमको 5% लेना है, किसका? हमारे वेट ऑफ द क्रेप का प्लस वेट ऑफ लिफ्टेड ऑन द क्रेन का। ठीक है, तो ये ट्रांसफर्स नहीं है, ट्रांसफर्ड है। ठीक है, क्या बोले इसको? ट्रांसफर्ड है। समझ आया? वर्टिकल लोड कितना रहेगा और हॉरिजॉन्टल लोड कितना रहने वाला है, किसकी वजह से? हमारे इंपैक्ट की वजह से। तो यहां पर इंपैक्ट फैक्टर 25 है, कब? ईओटी के केस में जब वर्टिकल लोड बोला है, और हैंड ऑपरेटेड के केस में 10% है। हॉरिजॉन्टल लोड बोलेगा तो 10% और हैंड ऑपरेटेड के केस में 5%। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसी के अंदर बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल, रेल के अलोंग पूछा है तो 5% आपको ले लेना है स्टैटिक व्हील लोड का। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल, मानो ये मेरी रेल थी, ठीक है, इसके ऊपर जो आने वाला है, इसके डायरेक्शन में जो आने वाला है वो 5% हमको लेना है, किसका? स्टैटिक व्हील लोड का। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां तक की बेसिक बात थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब काफी इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है वो है हमारी परमिसिबल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन। जैसे कि ये मेरी क्या थी? ये मेरा मानो गैंट्री ग्रिडर था, तो इसका स्पैन एल था, तो इसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन अलाउड है उसकी हमको बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर चीज लिख कर लाया हूं कि जब मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन्स रहेगी तो उस केस में आपका डिफ्लेक्शन है एल बाय 500 होता है। ठीक है, देखो जब मैनुअली ऑपरेटेड है तो वहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा अलाउड हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मैनुअली जब ऑपरेट होगी। लेकिन अगर आपकी ओवरहेड क्रेन्स है और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, साथ में उसका जो वजन है अप टू 500 किलो न्यूटन है, डेट इज क्या बोला? 500 किलो न्यूटन बोल दो या फिर इसको 50 टन बोल दो। तो उस केस में जो आपका डिफ्लेक्शन की परमिसिबल लिमिट रहेगी एल अपॉन 750 हो जाएगा। जहां पर एल क्या है आपका? स्पैन हो जाएगा, स्पैन ऑफ गेंट्री ग्रिडर, जो कि आपको क्वेश्चंस में दिया रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है, जब मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तब आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी और आपको उस टाइम पर याद भी आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर मैनुअली ऑपरेटेड है, क्या बोला मैं? अगर मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन्स है तो वहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा एल बाय 500 हो सकता है। अगर ओवरहेड क्रेन्स है, साथ में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और वजन उसका 500 किलो न्यूटन तक है, तो एल बाय 750। अगर जो आपका वेट है डेट इज ओवरहेड क्रेन से साथ में ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली ओवर डेट इज 500 किलो न्यूटन या फिर 50 टन से ज्यादा है, तो उस केस में एल बाय 1000 ये हो जाएगा, इट इज स्पैन अपॉन 1000। क्लियर हुआ? अगर अदर मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार्स एक्सेट्रा का केस है तो वहां पर एल बाय 600 हमको लेकर चलना रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चंस काफी इससे आएंगे और डिजाइन करते वक्त भी इनका यूज हमको आने वाला है। नेक्स्ट इसी के अंदर बात करें फ्रेंड्स कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन दैट इज लेटरल डिफ्लेक्शन, ये वर्टिकल था, लेटरल बोल दो या फिर हॉरिजॉन्टल बोल दो, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना कि आखिर में हॉरिजॉन्टली कितना हो रहा है।
उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि रिलेटिव लेटरल डिफ्लेक्शन बिटवीन रेल्स, रेल्स के बीच में वो 10 mm या फिर L बाय 400 जो भी रहेगा वो आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या कौन कौन सी लिमिट्स है, परमिसिबल लिमिट्स किसके अंदर, दैट इज वर्टिकल और लैटरल, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। साथ में यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए लिखा है, दैट इज एल क्या है, आपका स्पैन हो गया, आपको इसको मीटर में रखना रहेगा, एल को आपको मीटर में आप रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से आगे जैसे ही हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पर एक चीज दिखी है आपके लिए कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आर ऑलवेज चेक्ड एट सर्विस लोड बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डेड लोड लाइव लोड इन लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी इज 1। समझ आया? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। डिफ्लेक्शन बीम का हमेशा सर्विस लोड पर चेक किया जाएगा क्योंकि वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होता है, तो सर्विस लोड को डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको हमेशा इस पे चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, कंक्लूड करता हूं आज हमने क्या बात करी। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने बात करी कि कितना एडिशनल लोड हम लोग को कंसिडर करना रहेगा किसके केस में, हमारे इम्पैक्ट लोड की वजह से। तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन से, तो इसकी वजह से वर्टिकल लोड हमको 25% करना है, हैंड ऑपरेटेड है तो वर्टिकल लोड 10% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड रहेगा। हॉरिजॉन्टल लोड की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर ईओटी है, डेट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन्स है, तो 10% ऑफ वेट ऑफ क्रेप प्लस वेट लिफ्टेड ऑन द क्रेन करेंगे। साथ में अगर हैंड ऑपरेटेड है तो 5% ले लेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल की अगर हम बात करेंगे तो 5% ऑफ स्टैटिक व्हील लोड लेकर चलेंगे। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, फिर फ्रेंड्स हमने बात करी थी दैट इज परमिसिबल डिफ्लेक्शंस की, तो मैनुअली ऑपरेटेड के लिए L बाय 500 है, यहाँ पर से mm में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ओवरहेड एंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली डेट इज अप टू 500 किलो न्यूटन तक है, तो L बाय 750 आपको यूज करना होगा। अगर 500 किलो न्यूटन से ज्यादा है तो आपको L अपॉन 1000 यूज कर लेना है, और अदर मूविंग लोड सच एज चार्जिंग कार्स एक्सेट्रा के लिए आपको परमिसिबल की वैल्यू L अपॉन 600 होने वाली है। क्वेश्चन सीधे इन पे आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमने बात करी थी लेटरल डिफ्लेक्शन, तो लेटरल डिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि रिलेटिव लेटरल डिफ्लेक्शन बिटवीन टू रेल्स, रेल्स के बीच में या तो 10 mm या फिर L बाय 40 जो भी रहेगा, इसका मैक्सिमम आप ले सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना? तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आई होप यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।